अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर एंड बीएसएन सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के 2023 के म्यू पेपर को डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम इन एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हम अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इस लेक्चर का हमने पार्ट 1 में एमसीक्यूज़ नंबर 35 तक हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिए थे। आज हम 36 से स्टार्ट करेंगे और इन एमसीक्यूज़ को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो एमसीक्यूज़ 36 में कहते हैं कि हाउ मैनी परसेंट पीपल इन पाकिस्तान स्पीक उर्दू एज देयर नेटिव लैंग्वेज। कहते हैं कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग जो है वो उर्दू को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है एमसीक्यूज़ नंबर 6 में, तो वो क्या है? वो ऑप्शन बी है। मतलब 7.08% लोग जो है पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं। ठीक है, उर्दू ज़ुबान बोलते हैं। MCQs 37 में कहते हैं डैश रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन added or subtracted from a population as a result of the combined effect of immigration and migration। ठीक है, कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा टर्म होता है जिससे मुराद ये है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, चाहे वो किसी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हो या उस पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हो, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी शिफ्ट हो रहे हो, तो जिसकी वजह से हमारे साथ कंबाइन इफेक्ट इमिग्रेशन या माइग्रेशन का आता है। ठीक है, इमिग्रेशन और माइग्रेशन का आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इससे मुराद नेट माइग्रेशन की बात हो रही है। नेट माइग्रेशन में हमारे साथ बोथ इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन जो है इसका कंबाइन इफेक्ट हमारे साथ क्या आता है? मिलता है हमें। ठीक है, MCQs 38 में कहते हैं अ पॉपुलेशन pyramid that is very wide at the base indicating high birth and lower life expectancy। कहते हैं कि वो पॉपुलेशन pyramid जो कि बेस से जो है बहुत ज़्यादा वाइड होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, स्प्रेड हुआ होता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो क्या है? हाई है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है? लो है। मतलब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लो है। तो ऐसे पॉपुलेशन पैरामिड को क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव पैरामिड, स्टेशनरी पैरामिड, अनस्टेबल पैरामिड या कंस्ट्रक्टिव पैरामिड। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आता है, विच इज एक्सपेंसिव पैरामिड या एक्सपेंडेड पैरामिड। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास MCQs 38 में क्या आएगा? सही आएगा। 39 में कहते हैं द फाउंडर ऑफ ट्रांस नर्सिंग कल्चर वाज। ट्रांस नर्सिंग कल्चर जो है इसके बानी कौन थे? तो ये तो आप सबको पता है, मेडलिन लेंजर जो थे वो इसके बानी थे। ठीक है, MCQs 40 में कहते हैं कल्चरली कॉन्ग्रुएंट केयर इज बेस्ट सूटेबल फॉर। जो कल्चरली कॉन्ग्रुएंट केयर होती है तो वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है? कल्चरली कॉन्ग्रुएंट केयर से क्या मुराद है? इसको समझना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चरली कॉन्ग्रुएंट केयर से मुराद ये है कि आप हर एक पेशेंट को उनके कल्चर को कंसीडर करते हुए उनके कल्चर के मुताबिक आप उनको जब केयर देते हैं तो ऐसी केयर को हम क्या कहते हैं? कल्चरली कॉन्ग्रुएंट केयर कहते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए बेस्ट सूटेबल है? बाई कल्चरल पेशेंट के लिए, मल्टी कल्चरल पेशेंट के लिए, थर्ड कल्चर पेशेंट के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs नंबर 40 में, तो वो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इसमें हम हर तरह के कल्चर के लोगों को क्या करते हैं? उनके कल्चर के मुताबिक डील करते हैं, उनको हम केयर देते हैं। 41 में कहते हैं द प्रोफेशनल केयर नॉलेज दे डिस्क्राइब प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव इज नोन एज। कहते हैं कि वो प्रोफेशनल केयर नॉलेज जो कि आपको एक प्रोफेशनली क्या करती है? प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव जो है वो आपको बताती है, दिखाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एथिक पर्सपेक्टिव, इमिक पर्सपेक्टिव, कल्चरल अवेयरनेस या इंसाइट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 41 में आपके पास क्या आएगा? एथिक पर्सपेक्टिव आएगा, ऑप्शन ए।
42 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांस कल्चरल नर्सिंग के मुताबिक केयर इज द डिस्टिंक्ट डोमिनेंट यूनिफाइंग एंड सेंट्रल फोकस ऑफ नर्सिंग एंड कहते हैं कि जो ट्रांस कल्चरल नर्सिंग है, ठीक है, ये हमारे साथ केयर की एक डिस्टिंक्ट, एक डोमिनेंट और यूनिफाइंग और सेंट्रल फोकस है नर्सिंग का। और इसके साथ साथ क्या है, क्यूर अकर विदाउट केयर, केयर में अकर विदाउट अ क्यूर, या हीलिंग अकर इफेक्टिवली विदाउट केयर, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा MCQ 42 में? करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी आएगा, मतलब केयर में अकर विदाउट अ क्यूर, ठीक है। केयर जो है वो विदाउट क्यूर जो है वो क्या होता है। MCQs 43 में कहते हैं द यिन एंड यंग इज द चाइनीज फिलॉसफी ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिलीव्स। यंग इज कंसेप्ट रिलेटेड टू, कहते हैं जो यिंग और यंग है ये एक चाइनीज फिलॉसफी है हेल्थ रिलेटेड बिलीव के हवाले से। यंग कंसेप्ट किस चीज़ का हवाला हमें देती है? नाइट, विंटर, समर या डार्क? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 43 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, विच इज समर, ठीक है। 44 में कहते हैं डैश मॉडल फॉर कल्चरल कॉम्पिटेंस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क फॉर नर्सेज टू यूज एज अ कल्चरल असेसमेंट टूल। द मॉडल कैन बी यूज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा मॉडल है कल्चरल कॉम्पिटेंस का जो कि ओरिजिनली इस मकसद के लिए जो है डेवलप्ड किया गया था कि इसको जो है एज अ कल्चरल असेसमेंट टूल के तौर पर नर्सेज जो है इसको यूज़ करें। और इस मॉडल को जो है हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सा मॉडल है? लेंजर मॉडल है, जीगर एंड डेविड मॉडल है, कैम्पेन्हा बेकोट मॉडल है, या पर्निल मॉडल है? तो 44 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी आता है, विच इज़ पर्निल मॉडल, ठीक है। MCQ 45 में कहते हैं द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड नर्सिंग मस्ट बी इंटरडिजिटेटेड सो दैट ईच फील्ड विल प्रॉफिट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर वाज स्टेटेड बाय। कहते हैं कि हमारे साथ एंथ्रोपोलॉजी और नर्सिंग ये दोनों फील्ड जो है इसको हमें कंबाइन करके इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम एक फील्ड में इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो इससे दूसरे फील्ड में भी खुद ब खुद क्या आएगी, बेहतरी आएंगी। तो ये बात किसने कही थी? मैक्स वेबर ने कही थी, लेंजर ने कही थी, कैम्पेन्हा बेकोट मॉडल में कही थी, या हर्बर्ट स्पेंसर मॉडल में की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा। ये बात जो है लेंजर ने की थी, ठीक है, मेडेलिन लेंजर ने की थी। 46 में कहते हैं वंस ओपिनियन ऑफ द एफिकेसी ऑफ द एडवाइस एक्शन टू रिड्यूस रिस्क और सीरियसनेस इज। कहते हैं कि वंस ओपिनियन ऑफ द एफिकेसी ऑफ द एडवाइस एक्शन टू रिड्यूस रिस्क और सीरियसनेस इज। कहते हैं कि एक ऐसी ओपिनियन, ठीक है, जिससे आपको क्या मिलती हो, आपको एक एडवाइस मिलती हो कि आप एक ऐसा काम करें जिससे आपको किसी किस्म की ख़तरे का जो रिस्क होता है, ठीक है, वो क्या हो जाए, उसमें कमी आ जाए उस काम को करने से, या जो सीरियसनेस होती है, ठीक है, उसमें कमी आ जाए। तो इस तरह के जो ओपिनियन होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परसीव बैरियर, परसीव बेनिफिट, क्यूज या क्लूज टू एक्शन, या सेल्फ एफिकेसी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 46 में आपके पास ऑप्शन बी आएगी, परसीव बेनिफिट। मतलब आपको एक बंदा जो है सही बात बताते हैं, ठीक है, और उस बात पर अगर आप अमल करते हैं तो उससे आपको जो ख़तरा होता है, ठीक है, तो वो ख़तरा टल जाता है, या उस ख़तरे की जो रिस्क होती है या जो शिद्दत होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम परसीव बेनिफिट्स कहते हैं, सही है। MCQs 47 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट। कहते हैं कि मंजिल ज़ेल में से कौन सा हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन रीज़न है कि लोग जो है जो इनको ट्रीटमेंट बताई गई होती है, जिस तरह से उनको जो है प्रिकॉशन दिए गए होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दी गई होती है, वो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो इसके पीछे जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है वो क्या है? कल्चरल बिलीफ, स्टिग्मा एंड डेनियल, फॉरगेटफुलनेस,
परसीव इनइफेक्टिवनेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा MCQs 47 में? ऑप्शन ए आएगा, कल्चरल बिलीफ। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है कल्चरल बिलीफ की वजह से जो ट्रीटमेंट है उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसको पूरा नहीं करते। ठीक है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, नर्सिस के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है वो उस पर अमल नहीं करते। तो इसके पीछे जो मोस्ट कॉमन रीज़न है तो वो क्या है? उनकी कल्चरल बिलीव है। ठीक है, MCQs 48 में कहते हैं द यूज़ ऑफ होली वाटर और ऑयल्स blessed by religious figures can be used in various rituals and ceremonies to promote healing and protection from illness. This is known as, कहते हैं कि हमारे साथ यूज़ ऑफ होली वाटर या ऑयल, जो होली वाटर या ऑयल होते हैं, ठीक है, तो उसको मुख्तलिफ रिलीजियस फिगर जो है वो क्या करते हैं, जिसको ब्लेस बाय रिलीजियस फिगर, ठीक है, तो उसको जो है लोग मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से हीलअप होने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? सेक्रेट वाटर थेरेपी, एनोइटिंग या वाटर प्योरिफिकेशन या बोथ ए बी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 48 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, बोथ ए बी। ठीक है, सेक्रेट वाटर थेरेपी भी हो गई और एनोइटिंग भी आता है। ठीक है, MCQs 49 in ancient time people often attribute diseases to supernatural causes called, कहते हैं कि जो पुराना ज़माना था, ठीक है, पुराने ज़माने में या पुराने वक्तों में लोग बीमार होते थे तो उस बीमारी का जो वजह है वो सुपर नेचुरल काजेज जो है करार देते थे। ठीक है, कि ये जिन्नात की वजह से हुई है या आपने जो है बुरे काम किए हैं या जुल्म किया है जिसकी वजह से आप बीमारी का शिकार हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? चास्मा, मियास्मा, ठीक है, या मिलास्मा या बासमा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 49 में आपके पास क्या आएगा? मियास्मा आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट MCQs है। 50 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोशिएटल एटीट्यूड टुवर्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, कहते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सा हमारे साथ मोस्ट कॉमन सोशिएटल एटीट्यूड है इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से। ठीक है, कि जब किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ लग जाता है तो माशरे के लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो कैसे होता है, जो कॉमन एटीट्यूड होता है वो कैसे होता है। ठीक है, फियर एंड एंजाइटी, स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कंपैशन एंड एम्पैथी या सॉलिटरी या कोऑपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता है कि ऐसे कंडीशन में फिर लोग क्या करते हैं? लोगों को स्टिग्मेटाइजेशन और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब जब किसी को ऐसी बीमारी लग जाती है, ठीक है, जैसे कि उससे दूसरे लोगों को लगने का ख़तरा होता है, जैसे कि एड्स हो गया, HIV हो गई, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां, तो लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके किरदार पर जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं, कि लोग उसको बुरी निगाह से फिर देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में बुरा सोचते हैं और फिर उनके साथ जो है फ़र्क करते हैं, ठीक है, उनको उस तरह से ट्रीट नहीं करते जैसे कि ट्रीट करना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। ठीक है, MCQs नंबर 51 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कल्चर, मंदरजा झेल में से कौन सा ऑप्शन जो है वो कल्चर के हवाले से ठीक है। तो ये भी आप सबको पता है कि कल्चर हमारे साथ क्या है? इट कैन मैक्सिमाइज द जेंडर डिफरेंसेस इन सोशल बिहेवियर। ज़ाहिरी बात है, हमारा जो कल्चर है वो हमें जेंडर के बेस पर हमारे बिहेवियर जो है वो हमें बताती है। ठीक है, जैसे कि हमारे कल्चर जो है हमें मेल्स के लिए उतने उसके अपने काम होते हैं, फीमेल्स के लिए उसके अपने काम होते हैं। तो ये जो जिम्मेदारियाँ जो हमें दी गई है जेंडर के बेस पर, तो ये भी हमें कल्चर से ही मिली है। ठीक है, कि मर्द ने जो है सख्त काम करने होते हैं, मेहनत करनी होती है, और फीमेल्स ने जो है घर को संभालना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है, ठीक है, घर के काम करने होते हैं। मर्द जो है वो पूरा दिन जो है मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कमाएंगे, अपनी बीवी को देंगे, बच्चों को देंगे, घर को संभालेंगे, ठीक है, घर की ज़रूरियात को पूरी करेंगे, बाकी घर को संभालना, बच्चों को संभालना, ये
फीमेल का काम होता है। तो ये जो रोल्स दिए गए हैं तो ये किसकी वजह से दिए गए, ये कल्चर ने जो है हमें सौंपे हैं। तो इसमें आपके पास ये तमाम आते हैं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। MCQ 52 में कहते हैं कि बीइंग पैसिव इट नेव सेक्सुअल इनएक्सपीरियंस, नेवी सेक्सुअल या नेटिव सेक्सुअल इनएक्सपीरियंस एंड एक्सेप्टिंग एज ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिटी, मस्कुलिनिटी, हाइपर फेमिनिटी या हाइपर मस्कुलिनिटी। सो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, हाइपर फेमिनिटी, ठीक है, ऑप्शन सी। 53 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, मंदरजेल में से कौन सा जो है वो लीस्ट स्ट्रिक्टली जो है मतलब थोड़ा सा जो है उसको एनफोर्स किया जाता है लोगों पर, फोल्क पे, टेबू, मोर्स या नॉर्म्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 53 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, फोल्क वे। 54 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स एनहांसिंग वुमेन स्टेटस एक्सेप्ट, कहते हैं मंदरजा झेल में से ये तमाम वो फैक्टर है जो कि जो फीमेल का स्टेटस है उसको क्या करती है, उसको एनहांस करती है, उसको मज़ीद जो है क्या करती है, प्रमोट करती है, सिवाय एक के। लेवल ऑफ एजुकेशन, चांसेस ऑफ अर्निंग, सबॉर्डिनेट रोल या असर्टिवनेस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी, सबॉर्डिनेट रोल के अलावा बाकी तमाम जो है ये क्या करती है, इससे वुमेन की स्टेटस क्या होती है, एनहांस होती है। 55 में कहते हैं अ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस इन विच अ वुमन हैज़ टू यूज़ कुरान under Pakistani law, this custom is punishable by up to 7 years in jail. This non-Islamic practice is known as Hoon Baha, Haq, Bakshish, Muta marriage या all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 55 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, हक की बख्शिश, ठीक है। 56 में कहते हैं द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो आलमी ह्यूमन राइट डे है वो कब सेलिब्रेट की जाती है, तो ये भी आप सबको पता है, ठीक है। इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन 10th ऑफ दिसंबर आता है, ठीक है। 57 में कहता है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ले आउट हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट। हमारे साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट कमीशन है इन्होंने कितने कैटेगरीज ह्यूमन राइट्स के पेश किए थे, 3, 5, 7, 10। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 57 में आपके पास ऑप्शन बी आएगी विच इज़ 5, ठीक है। 58 में कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑफन नोन एज, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है तो इसको दूसरे के टर्म से याद किया जाता है कंसिस्टेंसी पॉवर्टी, सबसिस्टेंस पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी या बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन 58 में आपके पास ऑप्शन बी आएगी विच इज सबसिस्टेंस पॉवर्टी। 59 में कहते हैं कि द ह्यूमन राइट्स विच डील्स विद स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशरी एंड पैनल सिस्टम, राइट टू वोट, गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन एंड पब्लिक फैसिलिटीज आर टाइप ऑफ व्हाट, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट या कल्चरल राइट। तो 59 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा विच इज पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। 60 में कहते हैं कल्चरल ऑफ पुअर्टी थ्योरी argue that the poor are poor because they have different values and ways of life from the rest of the society, which impedes them from getting out of poverty. The founder of this theory was कल्चर ऑफ पुअर्टी थ्योरी जो है ये हमें ये बात बताती है कि पुअर जो गरीब लोग होते हैं वो इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि इनके जो वैल्यूज़ और इनके ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका होता है वो माशरे के दूसरे लोगों से अलग होता है, ठीक है। विच इम्पीड्स देम फ्राम गेटिंग आउट ऑफ द पुअर्टी, ठीक है। इसी तरह से इस बात की जो फाउंडर है ये बात किसने कही थी, एडवर्ड सिमन ने, ऑस्कर लुइस ने, जेम्स जॉर्ज ने या कार्ल ब्लेजन ने। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 60 में आपके पास ऑप्शन बी आएगी, ऑस्कर लुइस, ठीक है। 61 में कहते हैं द प्रोसेस विच लीड्स पीपल टू रिजेक्ट अनफेमिलियर आइडियाज एंड थिंग्स एज बीइंग अननेचुरल एंड इवन मोरली रॉन्ग इज कॉल्ड, कहते हैं कि वो अमल
जिसमें लोगों को रिजेक्ट किया जाता है अनफेमिलियर आइडियाज़ और थिंग्स की वजह से, जो कि अननेचुरल और इवनली मोरली तौर पर, अखलाकी तौर पर रॉन्ग होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसकल्चरेशन, स्टिमुलस, डिफ्यूजन, एनोसेंट्रिज्म या डिफ्यूजन। तो करेक्ट ऑप्शन 61 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है। 62 में कहते हैं द टाइप ऑफ माइग्रेशन पैटर्न इन विच पीपल मूव बैक and forth between two or more destination over a period of time is known as। कहते हैं कि माइग्रेशन की वो किस्म जिसमें लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते रहते हैं, ठीक है, एक ख़ास पीरियड के दौरान। तो इसको क्या कहते हैं? चेन माइग्रेशन, रिटर्न माइग्रेशन, साइक्लिक माइग्रेशन या पॉपुलेशन माइग्रेशन या पेंडुलम माइग्रेशन। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 62 में आपके पास ऑप्शन सी आएगी, विच इज़ साइक्लिक माइग्रेशन, जो कि बार बार होती रहती है। 63 में कहते हैं द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम रूरल एरियाज ऑफ अ कंट्री टू सिटीज़ वाई आउटर सबहर्ब्स। इट इज़ अ माइग्रेशन जर्नी दैट अकर इन सेवरल स्टेजेस नॉन एज। कहते हैं कि वो माइग्रेशन जिसमें लोग जो है देहाती इलाकों से निकलकर कंट्री की शहरों की तरफ आते हैं, ठीक है, और फिर शहरों में भी वो जो सब सिटीज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफेंस हाउस हो गए, गुलबर्ग हो गए, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ DHA हो गए, DK डिफेंस हाउसेज हो गए, तो ये हमारे साथ सब अर्ब्स में आते हैं, ठीक है, इसको सब अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह की जो माइग्रेशन होती है इसको क्या कहते हैं? चेन माइग्रेशन, स्टिप माइग्रेशन, ट्रांजिशनल माइग्रेशन या सब माइग्रेशन। तो 63 में आपके पास क्या आएगा? स्टिप माइग्रेशन आएगा, ऑप्शन बी। 64 में कहते हैं व्हाट हैपन टू एन एंटायर कल्चर व्हेन एलियन ट्रेड डिफ्यूज इन वन ऑन अ लार्ज स्केल एंड सब्सटेंशियली रिप्लेस ट्रेडिशनल कल्चर पैटर्न इज एक्चुअली। कहते हैं कि क्या होगा कि अगर एंटायर कल्चर जो है वो क्या हो जाए? एन एंटायर कल्चर व्हेन एलियन ट्रेड डिफ्यूज इन on a large scale and substantially replace traditional culture pattern। कहते हैं कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा जो अपना कल्चर है, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाए, और जो एलियन ट्रेड है, एलियन ट्रेड से मुराद ये है ऐसे कल्चर जो कि हमने कभी फॉलो ना किए हो, ठीक है, और उसको जो है लोग फॉलो करना शुरू करें। तो इसको क्या कहेंगे? इनकल्ट्रेशन कहेंगे, एक्कल्ट्रेशन कहेंगे, ट्रांसकल्ट्रेशन कहेंगे या कल्चर कहेंगे। मतलब अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे लोगों के कल्चर को फॉलो करना शुरू करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, एक्कल्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। 65 में कहते हैं द पीपल हु लिव एज सोशली आइसोलेटेड इमिग्रेंट इन अ फॉरेन लैंड फॉर ईयर्स विदाउट desiring or expecting to become assimilated participant in the host culture are। कहते हैं कि वो लोग जो कि मुसाफिर होते हैं, दूसरे ममालिक में रहते हैं, वहाँ पर जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है, और वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है, एज अ होस्ट कल्चर उसको फॉलो करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसकल्चरेशन, इनकल्चरेशन, नॉन ट्रांसकल्चरेटिंग या एक्कल्चरेटिंग। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQ 65 में, तो इसको नॉन ट्रांसकल्चरेटिंग कहेंगे, ठीक है, नॉट ट्रांसकल्चरेटिंग। 66 में कहते हैं साइक्लोन, स्टॉर्म एंड वेव सर्जेस आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजास्टर। कहते हैं कि साइक्लोन हो गई, ठीक है, जो कि हवाई तूफान होती है, ठीक है, इसी तरह से स्टॉर्म हो गई, वेव सर्जेस, तो ये हमारे साथ डिज़ास्टर की कौन से टाइप्स में आते हैं? जियो फिजिकल डिज़ास्टर, क्लाइमेटोलॉजिकल डिज़ास्टर, मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर या हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 66 में, तो वो क्या आएगा? मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर, ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 67 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजास्टर क्राइटेरिया एक्सेप्ट, सिवाय एक के जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो 67 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 67 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा, लेकिन वो मैंने मेरे ख्याल से कहाँ पर है,
नीचे है जो कि नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो अगर आपको नोट्स जो मैंने दिए हैं वहाँ पर नज़र आए तो आपने ऑप्शन डी को मार्क कर देना है, सही है। 68 में कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्स प्लान आकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। कहते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का वो कौन सा फेज़ है जहाँ पर हम टेलीकम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स प्लान करते हैं। मिटिगेशन फेज़, रिस्पॉन्स फेज़, प्रिपेयर्डनेस या रिहैबिलिटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 68 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा विच इज़ प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। 69 में कहते हैं इन ट्राइएज सिस्टम the individual that is seriously injured and the chances of his survival is very rare is labeled as। तो ऐसे पेशेंट को हम कैसे लेबल करेंगे, ऐसे पेशेंट को हम रेड कलर से लेबल करेंगे। ये ट्राइएज सिस्टम का मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो इसको समझे। MCQs इससे आ सकते हैं और हो सकता है कि यही MCQs आपके एग्जाम में आ जाए। ख़ास तौर पर मैं पोस्ट RN स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि BSN 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। सो MCQ 70 में कहते हैं द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज इस्टेब्लिश इन। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2005, 2006, 2007 या 2008। तो इसको जो है 2007 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी 2023 का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको MCQs की समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।